नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने पुनः मुझे लगता है कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और वास्तव में अगर मैं आप तक पहुंच रहा हूं तो पहुंचने का मतलब है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से वास्तव में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से और मेरे साथ जुड़े रहने की तमन्ना रखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मेरा विश्वास है और मैं आपके साथ इस उम्मीदों से इसी तरह से लगातार कोशिश करता रहूँगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो है कोलाइड के विद्युतीय गुण के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं, इसकी बात करते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि कौन कौन से गुण देख लिए थे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और काइनेटिक प्रॉपर्टीज। नाउ आपके सामने कोलाइड के विद्युतीय गुणों का अध्ययन करेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे, एक एक अच्छी तरह से देखते हैं। और विद्युतीय गुण का क्या मतलब है, क्योंकि विद्युतीय गुण अर्थात ये विद्युतीय गुण होते क्या है, जो भी कोलाइड होता है उस कोलाइड में जो कोलाइडिंग कण होते हैं या तो वो धनावेशित होते हैं अथवा जरूरी नहीं है सभी, अथवा वो ऋणावेशित होते हैं। तो जब कोलाइडिंग कण पर कोई विद्युत आवेश उत्पन्न हो, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और विद्युत आवेश की वजह से कोलाइड के जो गुण होते हैं उनको ही हम कोलाइड के विद्युतीय गुण कहते हैं। अब हम विस्तार से ये देखना चाहेंगे कि वो कोलाइड के विद्युतीय गुण कौन कौन से हैं जो वास्तव में ही विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये गुण हैं, मैं थोड़ा सा आपके सामने जो मेन है, मेजर है, उनका जिक्र करना चाहूंगा। वो नंबर 1 वो है विद्युतीय गुण में जो शामिल होता है वो कोलाइड की स्थायी प्रकृति है, अर्थात जो स्टेबल नेचर ऑफ द कोलाइड है उसकी मूल वजह वो विद्युतीय गुण है, विद्युत आवेश है। इसी तरह से इसमें एक गुण और है जिसको हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। So it is the stability, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसे। थर्ड, वैद्युत परासन है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो these are the 3 इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स। हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोलाइड की स्थायी प्रकृति क्यों होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं और वो है कोलाइड की स्थायी प्रकृति। ये किस गुण में शामिल है, विद्युतीय गुण में शामिल है। और विद्युतीय गुण का मतलब इसका प्रमुख कारण है वो विद्युत आवेश है। देखिए अच्छी तरह से ध्यान दें,
ये हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में ये परिक्षेपण माध्यम के कण हैं जो छोटे आकार वाले होते हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसमें जो कोलाइडी कण हैं वो मैं बड़े आकार से व्यक्त कर रहा हूं या दर्शा रहा हूं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोलाइडी कण है अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है। ये मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करते हुए बता रहा हूं। वास्तव में जब कोलाइड नेचर के नहीं होते हैं, जो कोलाइडी कण मैंने बनाए हुए हैं उनको समझिए। ये कोलाइडी कण अभी आपको जैसा कि मैंने बनाया है इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आवेश रहित है। अगर मान लीजिए आवेश रहित कोलाइड कण होता या मान लें कि ऐसा है, तो क्या इसका परिणाम होगा? अगर ये ऐसा आवेश रहित कण कोलाइडी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और नेक्स्ट इस तरह से आते जाएंगे। जहां कोई आवेशित प्रकृति ना हो, आवेश होगा या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन जब आवेश नहीं हो तब दोनों में से कौन सा होगा, ये भी समझने की बात है। अगर इन पर कोई आवेश नहीं लगता है तो देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मान लीजिए नहीं है, बट इस केस में आपने कभी पढ़ा होगा, याद होगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस अप्लाई हो जाएगा। आवेश नहीं है तो प्रबल नहीं, लेकिन फिर भी इनके मध्य वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा और ऐसा होते हैं। तो ऐसा होने पर क्या होगा, पीछे भी कई आपने वीडियो पढ़ी है कोलाइड के बारे में। ये कण आपस में एग्रीगेट होते चले जाएंगे, मतलब जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे तो कोलाइडी कण धीरे धीरे जुड़ करके बड़े होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे और नीचे बैठते जाएंगे। मतलब कोलाइडी स्थायी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब कोलाइडी कण इस कारण से बड़े होते जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ता जाएगा और वो नीचे बैठते जाएंगे, अर्थात वो गतिहीन अवस्था में आ जाएंगे। और ऐसा होगा, गतिहीन अवस्था में आएंगे तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं जब दूध फटता है, दूध का अपने से पानी से अलग हो जाता है और क्रीम अलग बेकार हो गया। तो उसी तरह से ये सारे कण माध्यम से अलग हो जाएंगे। तो माध्यम के कण एक तरफ, परिक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी कण एक तरफ हो गए, तो फिर कोलाइडी रहा ही नहीं, कोलाइडी स्थायी नहीं रहा, कोलाइडी जो प्रकृति है वो समाप्त हो जाती है। इसका जबकि हम पढ़ रहे हैं कि कोलाइडी स्थायी प्रकृति का होता है, इसका मतलब इसके विपरीत है। और इसके विपरीत होने का मतलब कि ये हम तभी संभव हो सकता है जब वो कोलाइडी कण हैं तो या तो वो धनावेशित हो या फिर ऋणावेशित हो, ठीक है। अर्थात जो भी कोलाइड होगा, जैसा भी होगा, कोलाइड दोनों ही प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये कोलाइडी कण है, अगर ये कोलाइडी कण है दोनों धनात्मक है, धनावेशित हैं, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो बोलो ये प्रेम से गले लगेंगे क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। हीरो से शादी करने वाला नहीं है, मतलब दूर जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि कोलाइड पर जो आवेश है वो किस टाइप का है, सभी कोलाइडी कण समान आवेशित होंगे, ध्यान रखना है। या तो सभी कोलाइडी कण धनावेशित होंगे या सभी कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे। ये अगर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आप कैसे भी देख सकते हैं इनके बीच में क्या होगा, बोलो, रिपल्सन, भाग जाएंगे। मतलब रिपल्सन जब प्रतिकर्षण होगा तो ये पास धीरे धीरे से पास में आने की कोशिश करेंगे और जैसे पास में आएंगे फिर तुरंत एकदम प्रेरित तो पास में आएंगे और तीव्रता के साथ एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसका मतलब समान आवेशित कणों के मध्य वो प्रतिकर्षण की घटना होती है और प्रतिकर्षण की घटना की वजह से वो आपस में बड़े प्यार से पास में आ रहे थे, सोचा कि गले मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पास आते हैं तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होने की वजह से वो दूर चले जाते हैं, उनकी गति तीव्र हो जाती है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि किसी पात्र में भरे हुए सभी
समान आवेशित कोलाइडी कण आपस में थोड़ी धीरे पास आते हैं, फिर तीव्रता के साथ प्रतिकर्षण से दूर भाग जाते हैं। निरंतर ये गति होती रहती है। उस गति का प्रमुख कारण यहां पर क्या समझ में आ रहा है? विद्युत आवेश का होना। ठीक है, तो कोलाइडी स्थायी प्रकृति के होते हैं। स्थायी होने का प्रमुख कारण यहां क्या है कि कोलाइडी कण पर आवेश होता है, समान आवेश होता है, अर्थात सभी कोलाइडी कण समान विद्युत आवेश युक्त होते हैं। स्थायी प्रकृति का मुख्य कारण आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या चीज? स्थायी होने का रीजन कोलाइडी कण समान आवेशित प्रकृति के होते हैं, इसीलिए उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और वो निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक, चलिए यहां में देखना चाहते हैं, हमने बात तो कर ली कि या तो वो धनावेशित होंगे या सभी कण ऋणावेशित होते हैं, मतलब उन पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन अब ये हम जानना चाहते हैं कि कोलाइडी कण पर वो विद्युत आवेश होता है या आता है तो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कहां से आता है, कैसे आता है, इस चीज को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इसके लिए मैं बात करता हूं आवेश, अर्थात यहां हम ये देखना चाहते हैं कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है और उस उत्पत्ति की कितनी विधियां कह सकते हैं, किन किन माध्यम से हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं। कई होती हैं, इनमें से ध्यान दीजिए मैं उत्पत्ति की विधियों की बात कर सकता हूं, आप विधियां कह सकते हैं। इसके 2-3 विधि हम कह सकते हैं। किसी धातु परमाणु के द्वारा खास तौर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कह सकते हैं, अर्थात जो कोलाइडी कण है, चाहे धातु तो खासकर धातु के लिए कहा जाता है, ये इस पर कोई आवेश नहीं है और इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित होता है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। चाहे वो ऋणावेश हो, चाहे मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा कैसा हो जाएगा? कोलाइडी कण पर ऋणावेश आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसे ही है। इसकी एक दूसरी विधि है घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन। आपने बचपन से छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे हम स्केल को बालों पर रगड़ते हैं या कंघी को तो रगड़ते हैं, करते समय तो आप देखते हैं कहीं बारीक बुरादा या कोई उस तरह का ठीक है टुकड़े हो, कागज के टुकड़े हो, तो इस तरह से उनमें अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह क्योंकि रगड़ने से, फ्रिक्शन की वजह से वहां पर जो कण आवेशित नहीं होते हैं उन पर भी पॉजिटिव या कोई नेगेटिव आवेश आ जाएगा। किस पर? कोलाइडी कण पर। यहां मैंने कोलाइडी कण को केवल इंडिकेट किया हुआ, मान लीजिए कि वो कोलाइडी कण ही था, वो तो उस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा क्या है? ऋणावेश। ऐसे ही यहां पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन किसी वजह से जब इस पर घर्षण समझते हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो आदान प्रदान होगा या तो इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसी के अनुसार इस पर आवेश आ जाएगा। कोलाइडी कण यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस और लेता है तो इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है। तीसरी विधि है और वो है यहां पर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द आयन, अर्थात यहां पर आयन का जो अधिशोषण होने की वजह से होता है, तो किसी कोलाइडी कण के द्वारा किसी आयन का यदि अधिशोषण कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में वह कोलाइडी कण विद्युत आवेशित प्रकृति का हो जाता है। अधिशोषण के बारे में इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोलाइडी कण है, जब इस पर अधिशोषण हो तो अधिशोषित होने वाला वो आयन धनात्मक हो सकता है, धनावेश धनायन हो सकता है,
या वो ऋणायन हो सकता है। यदि वो कण धनायनों का अधिशोषण करता है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, धनायनों का अधिशोषण कर लेगा। तो धनायनों का अधिशोषण करने की वजह से पहले उस पर कोई आवेश नहीं था, अब कैसा हो गया, धनावेश। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कोलाइडी कण उस पर आवेश नहीं, यदि अगर वो ऋणायनों का अधिशोषण कर लेता है तो वो कोलाइडी कण ऋणावेशित हो जाते हैं। तो इस तरह से so it is the preferential adsorption of the ion by the colloid particle। इस मेथड के द्वारा यहां किसी आयन का विलयन में से अधिशोषण होता है, जिस आयन का अधिशोषण होगा वैसा ही कोलाइड होगा। तो इसमें ये जो परिचित प्रावस्था के जो कोलाइडी कण है, मान लीजिए ऐसा करने पर मैंने कहा कि अगर ये कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं तो इसका विपरीत आयन है, विपरीत जो आवेश होगा, कहने का मतलब जो परिक्षेपण माध्यम है, तो परिक्षेपण माध्यम जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यूं कह सकते हैं कि जो विलयन होगा उस परिक्षेपण माध्यम कह सकते हैं। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, वो विलयन में है, वो विलयन है। अगर ये धनावेशित है, पॉजिटिव है, तो परिक्षेपण माध्यम उपस्थित जो आयन है वो आयन होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव प्रकृति, अर्थात दोनों को विपरीत। कोलाइडी कण यदि नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, तो परिक्षेपण माध्यम कैसा हो जाएगा, अपोजिट धनावेशित। ये आपको याद रखना है इसको, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है तीनों में से यही। ठीक है, तो इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से और बताता हूं। ये पहले अवक्षेप के कण होंगे, इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाएगा और बिल्कुल उसमें से क्या क्या अधिशोषण करेगा, कैसे अधिशोषण होता है, कैसे धनावेशित बनता है, कैसे ऋणावेशित बनता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दें। उदाहरण के लिए देखिए, एक बना हुआ विलयन लेते हैं। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इसमें सॉल्यूशन लिया हुआ है AgNO3, पूछते हैं इसमें से AgNO3 विलयन ले रखा है वास्तविक विलयन के रूप में। अब इसी से कोलाइड बनाना है और इसमें हम मिलाते हैं Ki विद्युत अपघट्य पदार्थ। आप समझते हैं कि जब AgNO3 में Ki मिलाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन क्या फॉर्मेशन होगा, ध्यान दें, KNO3 ये तो रहेगा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। जो Ag और I है, इसमें जो अवक्षेप प्रेसिपिटेट आउट होगा वो सिल्वर आयोडाइड होगा, PPT के रूप में बनेगा। बट ये PPT अभी आवेशित नहीं है, उदासीन है। कह सकते हैं कि ये उदासीन PPT बन रहा है, उदासीन बन रहा है तो अभी आवेशित तो बना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, Ki मिला रहे हैं, मिलाते जाएं, मिलाते जाएं, मिलाते जाएं, तो इसमें होगा क्या, Ki की मात्रा हम ज्यादा मिलाएंगे, मिलाते रहेंगे और ज्यादा, एक्सेस, ओवर। और जब ओवर करेंगे तो क्या होगा, एक नियम होता है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, नहीं है तो एक बार वापस ध्यान दीजिए। जो Ki मिला रहे हैं उसमें से एक्सेस, अतिरिक्त, उसमें जो कॉमन आयन होगा उसका अधिशोषण कर लिया जाएगा। इसमें कॉमन आयन कौन है, AgI, तो II कॉमन है, तो देखिए क्या होगा, AgI अवक्षेप, फिर इस पर अधिशोषण होगा, किसका, I माइनस का। अर्थात इस प्रकार से ऋणावेशित कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया। आगे के किसका मिलाएंगे, पहले तो रिएक्शन होती रहेगी, बराबर होगी, और फिर Ki की मात्रा और ज्यादा मिलाएंगे तो उसमें से I माइनस का अधिशोषण हो जाएगा, और अधिशोषण हो जाएगा तो इस तरह से ऋणावेशित कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसका अपोजिट, थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी से बनाया हमने ऋणावेशित, और देखिए इसी से बनाएंगे हम धनावेशित, विलयन के रूप में है Ki, और अब मिलाना चाहते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन वही होगी, Ki प्लस AgNO3,
जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो आप देखिए, उदासीन बनेगा, पीपीटी होगा। अब ये AgI प्रेसिपिटेट है, अब हम एक्सेस में क्या मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, मिलाते जा रहे हैं AgNO3, अब KI नहीं मिला रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा जितना मिलाएंगे उसमें जो अतिरिक्त, तो अब कॉमन आयन कौन है इसमें, कॉमन आयन Ag और AgI इस पर अधिशोषण किसका होगा, Ag+ का। तो अब जो कोलाइड बनेगा वो कैसा होगा, धनाभिषिक्त कोलाइड बन जाएगा। इस प्रकार से हम धनाभिषिक्त कोलाइड बनाएंगे या ऋणाभिषिक्त कोलाइड बनेगा। ये सब किस पर निर्भर करता है कि उस अवक्षेप के कण के द्वारा किस प्रकार के कौन से आवेशित आयन का अधिशोषण किया जा रहा है। धनायन का अधिशोषण होता है तो धनात्मक कोलाइड बनेगा और ऋणायन का अधिशोषण होता है तो ऋणात्मक कोलाइड बनता है। ये वरीयता में रहता है, प्रायिकता के साथ चलता है, ऐसा नहीं है कोई भी किसी को कैसे भी कर ले, ठीक है। इसमें अगर धनावेशित बनेगा तो धनावेशित ही बनेगा, आप ये मत सोच लेना कि AgI और I का अधिशोषण होगा, नहीं होगा। अब इसमें जो बड़े काम की चीज है इस कोलाइडी विलयन की स्थायी प्रकृति के बारे में कि ये अधिशोषण की प्रक्रिया चल रही है, उसको कभी कभार पूछते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना। देखिए इसी से संबंधित इसी विधि की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे कोलाइडी कण पर आयन का अधिशोषण होता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोलाइडी कण है, वो कैसा है, मान लीजिए कि धनावेशित है और धनावेशित तो कोलाइडी कण होगा तो ठीक है। धनावेशित क्यों है ये भी सोच लो पहले, क्यों, क्योंकि इसने कैसे बनाया धनावेश, तभी तो कोलाइड होगा। उसी तरह से अभी आपने जो देखा उसी तरह से देखिए। मान लीजिए इस तरह की बात है, ये है कौन से आयन का अधिशोषण किया, जिस प्रकार के आयन का अधिशोषण कर लेगा वह उसी आवेशित प्रकृति का माना जाएगा। तो इस प्रकार जो अवक्षेप के कण के द्वारा कह सकते हैं पीपीटी पार्टिकल था और उसने आयनों का अधिशोषण किया, इसलिए धनात्मक या धनावेशित कोलाइड बन गया है। इस प्रकार से परत का निर्माण होगा और वो परत कहलाती है, पहले बन रही है इसलिए प्राथमिक नाम दिया जाएगा। सिंपल आप प्राथमिक विद्युतीय परत कह सकते हैं और विद्युतीय परत जो पहले बनती है ये स्थायी होती है, फिक्स्ड होती है, तो हम कह सकते हैं स्थायी परत का निर्माण होगा। ये परत होगी वो कैसी होगी, स्थायी होगी, क्योंकि ये पहले है। जो अधिशोषक जो कण होगा उसमें फिर वैलेंसी होगी और अच्छी तरह प्रबलता के साथ इसका अधिशोषण कर लिया जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि पहले धनावेशित परत का निर्माण हुआ, अब इसके चारों तरफ विलयन में से आयनों का अधिशोषण होगा, क्योंकि धनावेशित जो है अपनी तरफ किसको आकर्षित करेंगे, ऋणायनों को। तो फिर इसके चारों तरफ दूसरी परत बनेगी, वो विपरीत आवेशित होगी। कैसी होगी, विपरीत। ऐसे थोड़ा दूर बना दो इससे समझने के लिए, बाकी ऐसी वो नहीं, मान लीजिए थोड़ा समझने के दिख जाए इस तरह से बना रहा हूं। और इस तरह से एक परत बनेगी, परत से दूर नहीं बनती, वैसे ऐसे दिखा रहा हूं तुम्हें, बाकी इसके चार उसके ऊपर ही बनेगी, थोड़ा दिखाने की वजह से है। तो वो कौन सी परत होगी, वो विपरीत आवेशित होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले धनावेशित बने, अगर प्राथमिक धनावेशित होगी तो द्वितीयक ऋणावेशित होगी, यदि प्राथमिक ऋणावेशित होती है तो द्वितीयक धनावेशित होती है। यहां जो द्वितीयक सेकेंडरी लेयर फॉर्मिंग हो रही है उसको हम क्या नाम देंगे, द्वितीयक विद्युतीय परत कहेंगे। और चूंकि ये कैसी होती है, अस्थायी होती, कभी भी टूट सकती है, इसलिए इसको कह सकते हैं डिफ्यूज कह सकते हैं, विसरित लेयर कह सकते हैं, विसरित परत नाम देंगे। और जहां प्लस माइनस हो या कह सकते हैं जब दो परत विपरीत आवेश वाली बनी है तो निश्चित रूप से उनके मध्य चूंकि प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड की तरह हैं, तो वहां पर एक विभव उत्पन्न होता है
क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है, जो जीटा नाम के वैज्ञानिक ने कहे, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। हेल्महोल्ट्ज का भी इसमें योगदान आता है। इसलिए जो विभव उत्पन्न होता है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं जीटा विभव कहते हैं, ठीक है। या वैद्युत गतिक विभव नाम भी है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक वैद्युत गतिक विभव के नाम से जानते। तो क्या कहेंगे? जब कोलाइडी कण पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विद्युतीय परत का निर्माण होता है तो विपरीत आवेश वाली दोनों परतों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम वैद्युत गतिक विभव अथवा जीटा विभव कहते हैं। और इस प्रकार से कोलाइडी कण के चारों तरफ प्राथमिक एवं द्वितीयक दोहरी परत का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम हेल्महोल्ट्ज द्वितीयक परत निर्माण कहते हैं या विधि कहते हैं, कुछ भी है इस तरह से। तो ये पूछा जा सकता है कि जीटा विभव क्या होता है, प्राथमिक विद्युतीय परत कैसी होती है, द्वितीयक जो विद्युतीय परत है वो कैसी होती है, ये परतों का निर्माण क्यों होता है, किस विधि के द्वारा होता है। तो ये सारी बात थी। और इस तरह से आप ये विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, जीटा विभव क्या होता है, ये मैंने आपको कोलाइड की स्थायी प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कोलाइड का विद्युतीय गुण है, वो है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसे। ध्यान दें, इसकी जो मुख्य जो परिभाषा है, खास बात है, वो ध्यान दें। वैद्युत कण संचलन, तो वैद्युत कण संचलन का मतलब है, चूंकि विद्युतीय गुण है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, याद रखना है किसमें, प्रेजेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो खास बात है वो ध्यान देना, कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड या क्षेत्र कह सकते हैं की तरफ गति करना मूवमेंट होता है, तो उस क्रिया को हम कोलाइड का, इस गुण को कह सकते हैं कि कोलाइड का वैद्युत कण संचलन कहते हैं। मान लीजिए यदि धनावेशित कण है तो किसकी तरफ गति करेंगे वो लोग, प्लस है तो सीधी सी बात है धनावेशितों में कहां गति करेंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड कैसा होता है, माइनस, इसलिए कैथोड की ओर। यदि मान लीजिए कि ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो ऋणावेशित कोलाइडी कण है वो किसकी तरफ गति करेंगे, वो एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव, एनोड की तरफ गति करते हैं। तो जब धन कोलाइडी कण कैथोड की तरफ गति करते हैं तो उसको हम कैथोड कण संचलन कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कैटाफोरेसिस। और जब ऋणात्मक कोलाइडी कण एनोड की तरफ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करते हैं तो इसे हम एनोड की तरफ करते हैं, इसलिए इसे एनोड कण संचलन का नाम देते हैं। और चूंकि ऋणायन को एनायन कहते हैं इसलिए एनाफोरेसिस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये तो रही इसकी परिभाषा अच्छी तरह। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं जिसको पूछा जाता है कई बार। देखिए अच्छी तरह ध्यान देना।
ये यू आकार की एक ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा हो गया, ये एनोड है और इसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक, इस यू आकार की नली पे ट्यूब में मान लीजिए कोई कोलाइड विलयन भर दिया है। यदि आप इनको ये समझ लें कि ये धनावेशित कोलाइड है, किस प्रकार के हैं, यदि आप धनावेशित कोलाइड विलयन को इसमें भर देते हैं परिक्षेपण माध्यम के साथ, तो जब आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे, सर्किट ऑन करोगे, विद्युत क्षेत्र प्रारंभ कर दोगे, तो वैसे ही ये धनावेशित कोलाइड कण दोनों कहां जाएंगे, प्लस प्लस की तरफ भागेगा या माइनस की तरफ। निश्चित है कि आप प्लस माइनस की तरफ दौड़ेंगे और दौड़ेंगे तो इधर भागेंगे। मेला इस साइड में लगेगा, मेला कहां पर लगेगा बच्चों, कैथोड पर मेला लगने लग जाएगा। एनोड की दुकान खाली, कैथोड की दुकान भरी हुई। और आफ्टर अ सम टाइम क्या होगा, जो कैथोड में यहां पर थोड़ा ब्रीफली समझने के लिए बना देता हूं, जो हमारे पास क्या कौन सी है, ये कैथोड की इलेक्ट्रोड है, या इस साइड में जो रिजल्ट होगा या तो आप यही समझ सकते हैं, नहीं तो यहां देख लें। धीरे 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 क्या होगा, सारे धनायन इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और इस कैथोड को घेर लेंगे, इस पर जमा होने लग जाएंगे, मधुमक्खी का सा छत्ता बनने लग जाएगा चारों तरफ से इसको, ठीक है, चिपक चिपक के इसको मोटा कर देंगे। क्या दिखाई देगा, चारों तरफ ये धनावेशित कोलाइड की एक क्या नजर आएगी बच्चों, तो धनावेशित कोलाइड की एक आइसक्रीम बनकर के तैयार हो जाएगी। बन गई ना आइसक्रीम। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब कोलाइडी कण यानी परिक्षेप्य प्रावस्था के कण गति करते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करते हैं, तो कोलाइड के गुण को ही हम वैद्युत कण संचरण कहते हैं। ठीक है, यदि ये कोलाइडी विलयन क्या है, ये कोलाइड कण है, यदि कोलाइड विलयन ऋणावेशित होता तो ये एनोड की तरफ गति करता, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड कण संचलन। और ऐसा होगा तो ध्यान देना, ये धनावेश प्लस तो मैं दिखाने के लिए बनाया है, ये आने तक प्लस धनावेशित होते हैं, जब इस कैथोड पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे क्योंकि इस पर ऋणावेश है और लेकर के कौन सा है थे प्लस, और प्लस और आप माइनस दोनों एक दूसरे टच करेंगे, दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को डिस्ट्रॉय कैंसिल टू ईच अदर, फिनिश हो जाएंगे। अर्थात जैसे ही इस पर ये डिपॉजिट होते जाएंगे, एक कोलाइडी कण पहले धनावेश लेकर के आएंगे, इस सबका धनावेश नष्ट होता जाएगा, क्योंकि वो ऋणावेश से इनको सबको क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रोड उदासीन करता रहेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा। और फिर ऐसा करने से क्या होगा, सभी उदासीन आने के पश्चात सभी उदासीन कण बन जाएंगे, जो कोलाइडी ठीक है आवेशित थे वो कैसे हो जाएंगे, उदासीन। और जब उदासीन कण बन जाएंगे तो क्या क्रिया होने लग जाएगी, वही संगुणन की, एग्रीगेशन की। और ऐसा जब होगा तो इससे क्या प्रारंभ हो जाएगा, वांडरवाल आकर्षण, और वांडरवाल आकर्षण होने लगेगा तो कोलाइड में कौन सी क्रिया होने लग जाएगी, समझ में आ रहा होगा, स्कंदन स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्कंदन प्रारंभ हो जाएगा तो कोलाइडी नेचर खत्म होने लग जाएगी। अर्थात हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि वैद्युत कण संचलन होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत कण संचलन का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप ध्यान रखेंगे, इससे स्कंदन की समस्या आने लग जाएगी। नेक्स्ट,
तीसरा और लास्ट जो गुण है वो वैद्युत परासरण का गुण है। इट कैन बी नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखिए हम सॉल्यूशन के केस में पढ़ते हैं, या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप समझ लीजिए, या पहले से आप पढ़ चुके होंगे। ऑस्मोसिस, ये इसकी जड़ क्या है, चाहे हिंदी से या इंग्लिश से किसी से भी अर्थ निकालो। परासरण का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से ध्यान देना। परासरण का सही अर्थ होता है यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसके लिए हम चरपत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो इस झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, झिल्ली के माध्यम से देखना है। और ये ऑस्मोसिस परासरण होना है। और परासरण में कौन से कण पार होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये झिल्ली बना दी, इसमें से कौन से कणों का आर पार, कौन से कण इसमें से निकल सकते हैं। विलेय की बात करते हैं तो विलेय के या विलायक के, विलायक के कण पार हो सकते हैं क्योंकि वो छोटे आकार वाले होते हैं। बड़े कोलाइडी ऐसी समझ लें, यहां विलायक कौन है, परिक्षेपण माध्यम, और विलेय कौन है, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है, वो कोलाइडी कण है। अर्थात इधर से उधर, कहने का मतलब है कि यहां जो विलायक के कण हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। जहां सांद्रता ज्यादा होगी और उसकी कम की तरफ ये गति करते हैं। अर्थात जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी, इससे पहले आप ध्यान दो वैद्युत कण संचलन में क्या हो रहा था। वैद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण तो गति कर रहे थे, लेकिन विलायक के कण नहीं गति कर रहे थे। लेकिन इसमें उल्टा होगा, बस ये बात याद रखनी है। इसमें क्या होगा, कोलाइडी कण तो गति नहीं करेंगे ऐसी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, परंतु विलायक अर्थात परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो गति करते हैं। यही याद रखना। वैद्युत कण संचलन में क्या गति करते हैं, कि कौन गति करते हैं, कोलाइडी कण तो गति करते हैं, लेकिन परिक्षेपण माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। इसमें उल्टा है, कोलाइडी कण गति नहीं करते हैं, तो केवल और केवल विलायक के कण ही गति करते हैं, अर्धपारगम माध्यम के द्वारा करते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। और ये SPM, इसका मतलब है जो अर्ध पारगम्य माध्यम या झिल्ली कहो, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा रखा, चरपत्र लग कह सकते हैं। यहां चाहे तो देखिए इसमें एक दोनों तरफ है, वहां केवल जल भर देते हैं। जल क्या है, यहां माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम। जल की सांद्रता यहां कम है, ध्यान दें। परासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और यहां देखना, इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल है, बट यहां जो कोलाइडी कण है और बाकी दोनों सिरों की तरफ केवल जल भरा है, जो परिक्षेपण माध्यम के रूप में। यहां विद्युत क्षेत्र लगाने की वजह से यहां दोनों साइड में वही लगा सकते हैं प्लेट। तो मेरा मतलब है कि यू जैसे धनावेश ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मान लीजिए उसी तरह से देखना है कि ये जैसे ये कोलाइड हमने धनावेशित ही भर दिया, मान लीजिए, तो धनावेशित कोलाइड भर दिया है, क्योंकि ये कोलाइडी कण है। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें से जो कोलाइडी कण है वो गति करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि वैद्युत परासरण का मतलब है माध्यम के कण गति करेंगे, न कि कोलाइडी कण। और ये माध्यम के कण जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये डॉट डॉट हैं, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा समझाने के लिए मैं इससे बना देता हूं, थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूं 2-4 जगह। तो ये हैं छोटे आकार वाले हैं, ये परिक्षेपण माध्यम के कण हैं,
जो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हो तो रेड से है। ये रेड वाले हैं, जब कोलाइडी कण धनावेशित होंगे, रेड वाले कैसे होंगे? माइनस वाले होंगे। कैसे होंगे? ऋणावेशित होंगे। इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, वो माध्यम के कण हैं, वो कैसे हैं? वो ऋणावेशित हैं। और ऋणावेशित है जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ वो गति करेंगे और कहां से पार होंगे? वो अर्ध पारगम्य माध्यम में से निकलते हुए जाएंगे। तो प्लीज अटेंशन हियर, यहां से ये ऋणावेशित जो परिक्षेपण माध्यम के कण कहां जाएंगे? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। धीरे धीरे ये इधर से इधर आने लग जाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, बीच वाले कोलाइडी जो विलयन है उसमें से अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से निकलते हुए आते हुए धीरे धीरे क्या करेंगे? ये कौन सा है? ये एनोड की तरफ गति करने लग जाएंगे। मान लीजिए अगर इस ये धनावेशित की जगह कोलाइडी कण ऋणावेशित होते, ये अभी तो धनावेशित है, अगर ये ऋणावेशित होते तो परिक्षेपण माध्यम के कण कैसे होते? धनावेशित होते, और धनावेशित होते तो उधर जाते। समझ में आ रही है ना बात? जाते। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। यदि हम वैद्युत परासन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक पात्र में इस तरह से हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से दोनों अर्ध पारगम्य झिल्ली के भाग में इस तरह के उपकरण का प्रयोग करते हैं और उसमें हम बीच में कोलाइडी विलयन भर देते हैं, दोनों तरफ मिलाए के जल भर करके, और उसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद हम इन परिक्षेपण माध्यम के कणों की गति का अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि एनोड की तरफ वो गति कर रहे हैं, इसका मतलब इधर जल की मात्रा क्या होगी? जब ये गति होगी तो जल की मात्रा क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो हम समझ जाएंगे कि वो परिक्षेपण माध्यम के कण ऋणावेशित हैं, और ऋणावेशित हैं तो एनोड की तरफ गति कर रहे हैं। और माध्यम के कण यदि ऋणावेशित हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि कोलाइडी कण धन आवेशित है। अर्थात इस क्रिया के द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन भरा हुआ है उसमें उपस्थित कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण की आवेश प्रकृति कैसी है, अर्थात किस प्रकार की प्रकृति का कोलाइड है, ये हम पहचान कर सकते हैं। यदि वो इस कैथोड, यदि मान लीजिए ऐसा होते होते कैथोड की तरफ गति करने लग जाए, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो परिक्षेपण माध्यम के कण धनावेशित हैं और कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे। इसका पता कैसे चल जाएगा कि इधर गति करें तो इधर लेवल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इस वैद्युत परासन के माध्यम से हम कोलाइड की आवेश प्रकृति का अध्ययन भी कर सकते हैं और वैद्युत परासन की क्रिया को हम समझ भी सकते हैं। और हमें वैद्युत परासन समझना है, आना चाहिए, वापस याद रखना, इसके अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से परिक्षेपण माध्यम के कणों का विपरीत आवेशित, क्योंकि इसमें आवेश जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो विपरीत आवेश वाले आयन उपस्थित होते हैं विद्युत अपघट्य के। तो परिक्षेपण माध्यम के जो उपस्थित आयन हैं वो या कण हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम कोलाइड का वैद्युत परासरण कहते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपके सामने कोलाइड के विद्युतीय गुणों को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगली मुलाकात का इंतजार करेंगे हम।